अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 33 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो किरदावी मेंशन में दाखिल हुआ तो मुगीस इसके पीछे पीछे चला रहा था। हसन का मोबाइल मुगीस के पास ही हुआ करता था। मोबाइल पर आते हुए नोटिफिकेशंस ने मुगीस को मतवज्जा किया तो इसने मैसेजेस खोले। मुगीस की आंखें पूरी खुल गईं। वो आकर लाउंज में सोफे पर ठहर गया। एक लंबा दिन था, एक ऐसा दिन जिसकी तैयारी वो काफी दिनों से कर रहा था। वो दिन आज गुजर गया तो इसने एक गहरी सांस खारिज की। इसने टाई ढीली करते हुए मुगीस के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखा तो आंखें सुकेड़कर मजीद बारीक कर ली। क्या हुआ है? इसने उलझकर मुगीस को देखा। सर, आपका कार्ड क्या चोरी हो गया है? वो फटी फटी आंखों से कभी स्क्रीन पर आते मैसेजेस को देखता तो कभी सामने बैठे हसन को, जो कि एक बार फिर से पुरसुकून हो चुका था। नहीं। क्यों? वो समझ गया था मगर फिर भी पूछने लगा। सर, आपके कार्ड से भारी मालियत की शॉपिंग हो रही है। मुगीस ने हड़बड़ाकर फोन स्क्रीन इसके सामने की। इसने मुस्कुराहट दबाए स्क्रीन को घूरा। वहां अच्छी खासी रकम की मुंतकली हो चुकी थी। कपड़े, जूते, ब्रांडेड बैग्स, न जाने क्या क्या खरीदा था जिसका इतना लंबा बिल बन गया था। खैर है, कहते इसने मोबाइल वापस मुगीस के जाने पर हाथ दिया। सर, ये देखें। इसने स्क्रीन दोबारा हसन की जानिब बढ़ाई। ये ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। सर, आपने किस चोर को अपना कार्ड दे दिया है? मुगीस सर पीट कर रह गया, जबकि वो बस मुस्कुराए जा रहा था। फिर वो शाने बेनियाजी से उठकर खड़ा हो गया। सर, क्या इसको रोकना है? मुगीस ने पीछे से आवाज दी तो इसने सीढ़ियां चढ़ते हुए हाथ नफी में हिलाया। अगर वो इस कार्ड पर प्रॉपर्टी भी खरीद ले तब भी नहीं। वो कहता सीढ़ियां चढ़ गया, जबकि मुगीस मुंह खोले एक बार फिर से स्क्रीन को देख रहा था जहां बिल पेमेंट्स बढ़ती जा रही थी। "हं, बड़ाया रईसा था। अब पता चलेगा ना।" वो इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के काउंटर पर खड़ी एक बार फिर से कार्ड स्वाइप कर रही थी। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। इसने बहुत सहारा से शॉपिंग की थी जिसका वॉल वॉल्यूम कम और मालियत ज्यादा थी, जिसमें ज्यादातर ज्वेलरी ही थी। कुछ ब्रांडेड बैग्स भी शामिल थे। कार्ड वापस अपनी लेदर जैकेट की जेब में रखते वो शहाना अंदाज से मॉल से निकली थी। उंगली पर एक छोटी सी बैंडेज गवाह थे कि इसने अपने इलाज के लिए कार्ड लिया था। गाड़ी एक डेरे के गाड़ी एक डे केयर के सामने आकर रखी। वो दीना को उठाए बाहर निकला। हाय मिसेस एरिक। गेट पर एक दरमियानी उम्र की खातून दीना को लेने आई थी। हाय मिस्टर गुरसी, कैसे हैं आप? इसने दीना को गोद में लेते हुए इसको प्यार किया। मैं ठीक हूँ। ये इसका लंच। इसने एक लंच बॉक्स जो इसके गले में झूल रहा था मिसेस एरिक के हवाले किया। यहाँ खाना मिलता है मिस्टर गोरसी। इन्होंने हमेशा की तरह एहतजाज किया। मेरी बेटी हलाल खाना खाती है। इसने कदरे संजीदगी से कहते हुए लंच बॉक्स इनको पकड़ाया तो इन्होंने शर्मिंदा होते हुए वो पकड़ लिया। ओके दीना, हैव अ नाइस डे। वो आगे बढ़कर दीना का गाल चूमता हुआ निकल गया, जबकि मिसेस एरिक दीना को लिए अंदर की जानिब बढ़ गई। रात गए गुरसी हाउस का गेट खुला तो सफियान गुरसी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो चलते हुए लाउंज में दाखिल हुए तो मिनाल बेगम वही मौजूद थी। वो यूं ही रात देर तक इनका इंतजार करती रहती थी। घर में जुलेखा के अलावा वो कोई ना था और इसके साथ सारा दिन गुजार कर वो बोर हो जाती थी। इसलिए जब तक सफियान गुरसी घर नहीं आ जाते वो सोने के लिए नहीं जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। इनको आते देखा तो उठ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम। वो आकर सोफे पर थके से अंदाज में ढह गई। पानी लाऊं? इन्होंने दुपट्टा संभालते हुए पूछा तो सफियान गुरसी ने नफी में सर हिला दिया। वो वहीं पास ही बैठ गई। वो एक हाथ से अपनी कनपटी मसल रहे थे। क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? इन्होंने सफियान गुरसी के हाथ पर हाथ रखा तो इन्होंने चौंक कर देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कदरे सीधा होकर बैठ गए। क्या तुम्हारी इब्राहिम से बात हुई? हाँ, रोज होती है। क्यों? खैरियत?
انہوں نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ سفیان گورسی کچھ دیر ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے رہے اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے کیا سوچ کر صفا کو واپس بھیجا ہے؟ کیا اس نے اسے طلاق دے دی ہے؟ منال بیگم کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو گئے، ان کے چہرے پر ایک پل میں سختی اور بیزاری اور در آئی تھی۔ آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ آخر ابراہیم نے اس کو بھیجا ہے تو کوئی فیصلہ کر کے ہی بھیجا ہوگا۔ آپ پلیز اس لڑکی کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ وہ سختی سے پہلو بدل گئی۔ کیسے چھوڑ دو منال؟ وہ بچی ہے، میری سجل کی طرح نہیں ہے، وہ سجل کی طرح۔ وہ تپ گئی، مگر سفیان گرسی نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا منال، اس کی جو جگہ ہے اس گھر میں بن چکی ہے، وہ اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر تو وہ ابھی تک ابراہیم کے نکاح میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اس گھر پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا ابراہیم کا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منال بیگم کی آواز بے ساختہ ہی بلند ہو گئی۔ منال، مت بھولو کہ تمہارا بیٹا اس کو لے کر آیا تھا، اب اس کی ذمہ داری اٹھانا بھی اس پر فرض ہے۔ انہوں نے منال بیگم کے بگڑتے تاثرات کی پرواہ کیے بنا ہی ان کو باور کروایا۔ سفیان، وہ بس انتقام تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچی سے کیسا انتقام؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اب ان کے چہرے پر بھی سختی تھی۔ آپ اس معاملے میں نہ پڑے، ابراہیم بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ گڑبڑائی۔ کیسے نہ پڑھوں؟ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر اتنا ہی عقل مند ہوتا تمہارا بیٹا تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا۔ اس طرح اب وہ اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ کہتے وہ لمبے لمبے ڈانٹ بھرتے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے منال بیگم حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی رہی۔ نیو یارک سٹی کے کوریڈور میں اس وقت دو نفوس موجود تھے۔ سر بس یہ 10 لڑکے تیار ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا، سر پر پی کیپ پہنے ہوئے۔ آنکھ لگانے کے لیے دن کے کم ہی ہوا کرتے ہیں، اس نے پرسکون سے انداز میں جواب دیا۔ ایڈ کا کیا بنا؟ اس نے موبائل پر نظر جمائے ہی اس لڑکی سے پوچھا۔ سر ایڈ تو جا چکی ہے، اس ہفتے اچھی امداد اکٹھی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ یہ حق ہے ان لوگوں کا جس پر یہ دنیا قابض ہے۔ ابراہیم کے اعصاب ایک بار پھر سے تن گئے۔ خیر، سب لڑکوں کو الرٹ کر دو، آج شام کو احتجاج ہوگا اسرائیلیوں کے خلاف۔ مگر سر یہ بس 10 لڑکے ہیں، سفیر 10 ہیں، 10,000 بن جائیں گے۔ تم تیاری کرو۔ وہ کہتا اپنا کوٹ درست کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شام تک یونیورسٹی گیٹ پر درجن بھر لڑکے جمع تھے، جن کے ہاتھوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف بینرز تھامے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ان مظلوموں کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ ابراہیم چبوترے پر کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، اور پھر توقع کے عین مطابق وہاں پولیس آئی اور ان درجن بھر لڑکوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ ہر روز ہونا تھا، ایک چھوٹا سا دیا جس کو روز جلنا اور بجھنا تھا، جب تک اس کی روشنی چاروں اطراف نہیں پھیل جاتی، جب تک اس چھوٹی سی لو سے بہت بڑا لاوا تیار نہیں ہو جانا تھا، تب تک یہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ اپنے مشن پر ایک بار پھر سے متحرک ہو چکا تھا۔ اس تاریک کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھی۔ ایک آدمی ٹارچ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ وہاں زمین پر انگنت لوگ اوندھے منہ گرے کر رہ رہے تھے، سب کے جسموں سے خون رس رہا تھا۔ وہ نیم برہنہ نفوس بے بسی کی انتہا پر تھے۔ وہیں ایک کونے میں ایک شخص ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جس کے کندھے پر موجود زخم سے خون رس رہا تھا، مگر وہ یوں ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ ٹارچ والے آدمی نے افسوس سے گردن جھٹکی اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک بار پھر سے تاریکی چھا چکے تھے۔ بیتا وقت آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس دن قادر اور سفیر صفا کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے، مگر شاہ کو ان کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ سینائی کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑیوں پر حملہ ہو گیا۔ قادر اور سفیر نے دلیری سے مقابلہ کیا، مگر شاہ کے آدمی میں تعداد میں زیادہ تھے۔ سفیر اور قادر اس وقت ایک گاڑی کی اوٹ میں چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران سفیر کی گن میں موجود گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس نے گھبرا کر قادر کی جانب دیکھا۔ قادر نے افسوس سے سفیر کی جانب دیکھا، پھر اس نے اپنی گن سفیر کی جانب اچھال دی۔ مگر تم؟ سفیر نے قادر کو نہتھا دیکھ کر پوچھا۔
तुम मेरी फिक्र मत करो, कहकर कादर वहां से उठकर आगे बढ़ गया। सफेद इसके पुष्ट को देखे गया कुछ ही फासले पर कादर खड़ा था कि एक गोली फिजा को चीरती हुई आई और कादर के कंधे में पेवस्त हो गई। वो दर्द से दोहरा हुआ सफीर अपनी जगह से उठने लगा, मगर कादर ने हाथ के इशारे से इसको वहीं रुकने का कहा। कुछ ही देर में शाह के आदमी आए और कादर को वहां से ले गए। सफीर अपनी जगह से उठने लगा कि इसके सर पर किसी भारी शय से वार हुआ। वो वहीं ढह गया। न जाने मजीद कितनी देर इस कैद में रहना होगा। कादर ने कंधे पर हाथ रखे सोचा, अल्लाह करे बाकी सब ठीक हो। इसने दिल में दुआ की और बैठे बैठे आंखें मूंद गया। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में इस वक्त दो लोग बैठे थे। एक के सामने ब्लैक कॉफी रखी हुई थी तो दूसरे के सामने लॉटे। इनको तो पुलिस ले गई। जरार ने सर उठाकर सामने बेफिक्री से बैठे इब्राहिम को देखा। आधे घंटे तक वापस आ जाएंगे, इसने ब्लैक कॉफी का एक सिप लेते हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। सफीर भी इन्हीं में से है। जरार ने कुछ देर बाद पूछा तो इब्राहिम ने इस बात पे सर हिलाया। बहुत नेक लड़का है वो। जरार को जैसे सफीर पर अफसोस हुआ हो। वो हमसे बेहतर है, इस पर अफसोस मत करो। इब्राहिम ने जरार के अफसरदा से चेहरे को देखकर टोका। हाँ, वो बेशक बेहतर है, मगर इस दिन इसको मैंने ही बचाया था। जरार ने अपनी खदमात याद करवाई तो इब्राहिम ने सर हिला दिया। इस रात में तो वैसे ही राउंड पर निकला था, मुझे क्या पता था शाह के आदमियों ने हमारे लोग घेरे हुए हैं। मेरे हाथ जो लगा मैं ले आया, बस मुझे कादर का दुख हो रहा है। जरार ने अफसोस से इब्राहिम की आंखों में देखा। कादर हम सबसे बेहतर है। इसके पास तो इसके पास तवक्कल है और वो इससे निकल आएगा। इब्राहिम ने सुकून इब्राहिम के सुकून में फर्क नहीं आया था। एक रात, सिर्फ एक रात में कितना कुछ उजड़ गया है ना। जरार ने जैसे इब्राहिम के जख्म को रेतने की कोशिश की थी। इब्राहिम ने सर उठाकर देखा। एक रात तो नतीजे की रात होती है। साजिश तो बहुत पहले रची जा चुकी होती है। इसने हवा में घूरते हुए कहा तो जरार का दिल दुखा था। क्या तुमने हुरिया को माफ कर दिया? इसने यूं ही न जाने क्या सोचकर पूछा। माफ? इब्राहिम ने टिटक कर उसकी आंखों में देखा। वो मेरी मोहब्बत है, इस पर मेरा खून भी हलाल है। इसने अतल लहजे में कहा तो जरार को इसकी हालत पर रहम आया था। वो थी इब्राहिम। जरार को लगा कि वो अपने गम में मौजूद गायब का फर्क नहीं कर पा रहा। वो है और रहेगी। इब्राहिम ने इसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात दोहराई। और जो है, तुम इसको कब देखोगे? जरार ने इसके इसी अंदाज में सवाल दागा तो वो ठटका। हाँ, मैं सिफा की बात कर रहा हूँ। कब तुम इसको देखोगे? जरार ने इसको पीछे हटते देखा तो अपना सवाल वासे किया। मुझे काम है, वो कहते अपनी चाबियां उठाने लगा, मगर तुम इस सवाल से भाग नहीं सकते। जरार कहता रह गया, मगर वो वहां से जा चुका था। रात गहरी हो रही थी। दिन के थके मांदे जिस्म राहत हासिल करने के लिए खुदा की दी गई नेमत यानी नींद की आगोश में थे। मगर कोई था जिसको नाइट आउल कहा गया था। वो हमेशा की तरह अपने अजली हुलिये में निकला। कानों में एयरपीस लगाए, एक ढीला सा स्याह ट्राउजर और एक स्लीवलेस स्याह टी शर्ट पहने वो रोड पर भागता जा रहा था। नींद इससे रूठी हुई थी, इसलिए रात को अपने बिस्तर में होना इसके लिए एक नाकाबिले कबूल सी बात थी। फिजा में खनकी थी, मगर अंदर की घुटन में कमी नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो अपनी घुटन को मिटाने की गर्ज से भागता जा रहा था। रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। वो अपनी धुन में मगन दौड़ता जा रहा था। दफ्तर निगाह उठाकर देखा तो मुखालिफ सिम से कोई और भी चला आ रहा था। वो कोई लड़की थी जिसने लेदर की स्याह जैकेट पहन रखी थी और सर पर एक पी कैप। वो तेज तेज कदम उठाती सी जानिब आ रही थी। हसन के कदमों की रफ्तार बेसाख्ता ही सुस्त हुई थी। वो दौड़ने के बजाय अब चलने लगा था। वो चलती हुई इसके पास आकर पहुंची और इसने एक कदम की दूरी पर रुककर सांस बहाल करने लगी। इसने आंखें सुकेर कर सामने देखा, जहां वो दोनों हाथ कमर पर रखे लंबे लंबे सांस ले रहे थे। मगर फिर सर झटक कर इसके बगल में से निकलने लगा कि इस लड़की ने हाथ के इशारे से इसको रुकने का कहा। मोहतरमा, कुछ चाहिए?
اب کی بار اس نے کانوں سے ایئر پیس نکال کر اس کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، وہ کہہ کر سیدھی کھڑی ہوئی اور اپنا ماسک ہٹایا۔ حسن اس کو پہچان گیا تھا، مدھم سی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی وہ اس کو پہچان گیا تھا۔ یہ آپ کا کارڈ، کہتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سے مسکراہٹ تھی، مگر جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ خود ششدر رہ گئی۔ اس کا ہاتھ خالی تھا۔ اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ حسن کی جانب اچھالی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر وہ بھی خالی۔ او نو! اب گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اور مقابل اس منظر سے اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔ لائیں دیں میرا کارڈ، مجھے جانا ہے۔ آپ کی بار گہری مردانہ آواز نے اینا کے ہوش شو حواس چل کیے تھے۔ میں میں ڈھونڈ رہی ہوں نا۔ وہ اپنی جیبیں ٹٹولتی رہی، مگر کارڈ کہیں نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ کیا میرا کارڈ واپس کرنے کا ارادہ نہیں آپ کا؟ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے پرسکون سے انداز میں بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں کارڈ وہ ایک بار پھر سے جیبوں میں تلاش کر رہی تھی، مگر جیبیں خالی۔ ایک تو آپ نے میرے کارڈ سے غیر اخلاقی شاپنگ کی ہے، اور اب کارڈ بھی ہڑپ کر رہی ہیں۔ ناٹ فیئر، وہ پرسکون لہجے میں بولا تو اینا نے چونک کر دیکھا۔ غیر اخلاقی؟ آپ نے خود مجھے کارڈ دیا تھا، وہ سٹپٹائی۔ ہاں، میں نے دوا کے لیے دیا تھا۔ ہاں تو یہ دیکھیے نا۔ اس نے اپنی مخروطی انگلی سامنے کی جس پر ایک چھوٹی سی بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ جی جی، ہزاروں ڈالرز کی شاپنگ اسی ایک بینڈیج نے تو کروائی ہے۔ اس نے ڈھیٹ بنی اینا کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اس کو شرمندہ نہ کر سکا۔ آپ نے کارڈ اپنی مرضی سے دیا، اسے شاپنگ میں نے اپنی مرضی سے کر لی، سمپل، کہتے ہیں اس نے اپنے بال چٹکے۔ حسن نے آئی برو جھکا کر اس کی ہمت کی داد دی۔ خیر، میرا کارڈ، اس نے پھر سے ہتھیلی پھیلا دی۔ کارڈ تو گم گیا، اس نے پرسکون سے انداز میں کہہ کر اپنی جیبیں پلٹ کر دکھا دی۔ ٹھیک ہے، حسن نے پرسوچ انداز میں کہتے اپنا موبائل نکالا۔ ہاں، اس کو بلاک کروا دو، کہہ کر اینا پلٹی۔ پولیس اسٹیشن؟ اینا کے قدم مجمد ہو گئے۔ ایک لڑکی ہے، پہلے مجھے بلیک میل کر کے میرا کارڈ ہتھیاتی ہے، پھر اس سے بھاری بھرکم شاپنگ کرتی ہے، اور اب میرا کارڈ دینے سے انکاری ہے۔ وہ پرسکون سا فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا، جبکہ اینا کا ایک قدم ہوا میں تھا اور ایک زمین پر۔ وہ وہیں پتھر کی بن گئی تھی۔ اس کی حسن کی جانب پوچھ تھی۔ جی؟ وہ اس کی جانب، وہ اس وقت میرے سامنے ہی ہے، آپ آ کر اس کو لے جائیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے اینا کی پشت کو گھورتے ہوئے کمانڈز دیتا رہا۔ گرفتاری کی بات پر اینا اسی ایک پاؤں پر مڑی۔ دیکھو، اینا نے پرسکون سے انداز میں کھڑے پایا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ دکھاؤ۔ اس نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے فون کان سے ہٹایا تو اینا کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کو کچھ کہنا چاہا، مگر اپنی سچویشن سمجھتے ہوئے انگلی واپس موڑ لی۔ I'm sorry، پلیز آپ کارڈ کو بلاک کروا دیں، میں ساری شاپنگ واپس کر دوں گی، جو بھی آپ کا نقصان ہوا میں بھر دوں گی۔ اینا کے عیاشی اس کے حلق میں پھنس چکی تھی۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ اینا پر ڈالی اور فون واپس جیب میں رکھا، سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے ایک بار فرصت سے اینا کی جانب دیکھا۔ کیسے؟ یک لفظی سوال آیا۔ میں کیسے بھی کر کے وہ پیسے لوٹا دوں گی۔ کیسے؟ میں جاب کروں گی۔ کیسے؟ وہ اپنے ایک ہی سوال پر اٹکا ہوا تھا۔ کیسے کا کیا مطلب؟ میں کام کروں گی اور جو تنخواہ آئے گی اس سے آپ کا قرض اتار دوں گی۔ گڈ، ٹوٹل 3 قسطیں ہوں گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اینا کی جانب دیکھا۔ اینا کی رنگت بحال ہونا شروع ہوئی۔ کل تم $1000 لوٹاؤ گی، اس کے بعد $1000 پرسوں، اور اس کے بعد تیسرے دن تم باقی کے $1500 لوٹا دو گی۔ اس نے سکون سے اس کو اس کے قرضے کی مدت بتائی تو اینا کا تر ہوتا حالک ایک بار پھر سے خشک ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنی جلدی؟ اور اتنے کی تو شاپنگ تھی بھی نہیں۔ اس نے فوراً احتجاج کیا۔ کارڈ میری مرضی سے گیا، شاپنگ تمہاری مرضی سے ہوئی، اب واپسی میری مرضی سے ہوگی نا۔ اس نے وہی ٹھیک مسکراہٹ قائم کیے اینا کے پاؤں تلے سے زمین سرکائی۔ فائن۔ اینا نے ہار مانی، تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھوں میں فتح چمکی۔ کیا چاہیے؟ اینا نے تھکے انداز میں پوچھا تو اس نے ایک گہری نگاہ اینا پر ڈالی۔ تم کیا دے سکتی ہو؟ وہ کہتے ہوئے مسلسل اس کو اپنی نگاہوں سے اسکین کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں ایک بیکار لڑکی ہوں۔
अच्छी बात है। फिर $1000 ले आना। वो कहकर पलटने लगा कि ऐना ने उसको पीछे से पुकारा, अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ? ऐना ने हार मान ली। वो मुस्कुराया मगर पलटा नहीं। रात का पिछला पहर था। जब वो करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर बैठ गई। इसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया तो कमरे में थोड़ी सी रोशनी फूटी। अब इसके चेहरे पर बनी आंसुओं की ताज़ा ताज़ा लकीरें देखी जा सकती थी। पानी पास पास पड़ा पानी का जग उठाया और ग्लास में पानी उंडेला। पानी पीने के बाद एक बार फिर से अपना चेहरा रगड़ा। वो यूं ही बेडराम से टेक लगाए बैठ गई। इंतजार। एक लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से अदा हुआ और फिर इससे आंसुओं का सलाबी रेला बहना शुरू हो गया। सारा दिन कॉलेज और ऑफिस में गुजर गया था, मगर इसका कोई मसरूफियत, कोई ऐसा काम बाकी न रहा था जिसको एक राह फरार दे पाता। रात की तारीकियों में गूंजी सिसकियों में जो दास्तानें दर्ज होती हैं, वो दिन के उजालों में लिखे गई किताबों और औरात में कहाँ मिलती हैं। वो भी कितनी देर अपनी सिसकियों से अपनी दास्तान रकम करती रही और फिर आखिरकार नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। स्कूल से छुट्टी हो गई थी। इस वक्त वो दोनों स्कूल के लॉन में ही बैठे अपने बाप का इंतजार कर रहे थे। याकूत और मरजान एक ही बेंच पर बैठे थे। याकूत कोई स्टोरी बुक खंगाल रहा था, जबकि मरजान यूं ही पाँव लटकाए सर झुकाए बैठा रहा। इसी दौरान एक फुटबॉल लड़खड़ाता हुआ आया आकर मरजान के पैरों में लगा। मरजान ने तासुरात तक ना तब्दील हुए हैं। कैन यू पास? एक गोरे लड़के ने इसको फुटबॉल पास करने का कहा। याकूब ने गर्दन मोड़कर साथ बैठे मरजान को देखा, जो कि अपने पैरों में पड़ी फुटबॉल को घूर रहा था। मरजान, बॉल पास करो। याकूब ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर मरजान यूं ही बैठा रहा। क्या ये बहरा है? एक बच्चा याकूब के पास आकर रुका और तासुब से मरजान की जानिब देखते पूछने लगा। याकूब ने सख्ती से नफी में सर हिलाया और फुटबॉल को दूर किक मार दी। इस लड़के ने हैरत से याकूब को देखा, जो कि अब गुस्से से इसकी जानिब हो रहा था, और फिर सर झटक कर फुटबॉल लेने चला गया। वो दूर चला गया तो याकूब ने एक बार फिर से मरजान के कंधे पर हाथ रखा। मेरे भाई, आखिर कब तक यूं खामोश रहोगे तुम? मामा जा चुकी हैं, वापस नहीं आएंगी। मरजान ने एक बार गर्दन मोड़कर याकूब की आंखों में देखा। याकूत ने बेसाख्ता अपना हाथ पीछे खींचा। इसको आज मरजान की आंखों में वही तारीकी दिखाई दी थी। बॉयस, याकूत ने ट्रांस को इब्राहिम की पुकार ने तोड़ा। बाबा। वो खड़ा हुआ और इनके दाएं जानिब से चला आ रहा था। याकूब ने अपना बैग उठाया और मरजान का हाथ थामकर इसको खड़ा किया। वो दोनों तैयार से खड़े थे। इब्राहिम चलता हुआ इनके पास आया। इसने छुपकर इन दोनों को प्यार किया और इनके बैग उठा लिए। चले। इसने मरजान के सर पर हाथ फेरा। मिस्टर गोरसी, एक नस्वानी आवाज पर वो लोग रुक गए। इब्राहिम ने मुड़कर देखा तो एक दरमियानी उम्र की खातून चली आ रही थी। वो मरजान की टीचर ही थी। हाय मिसेस स्मिथ। इब्राहिम ने मुस्कुराकर इनको सलाम किया। हाय मिस्टर गोरसी, मुझे आपसे मरजान के बारे में बात करनी थी। मिसेस स्मिथ ने एक नज़र साथ खड़े मरजान को देखा। याकूब, आप लोग चले, मैं आपकी टीचर से बात करके आया। इब्राहिम ने बैग इन दोनों को वापस थमाए। याकूब ने इस बात में सर हिलाया और मरजान को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ गया। जी मिसेस स्मिथ। वो अब मतवज्जा था। मरजान गुरसे की हालत में कोई बेहतरी क्यों नहीं आ रही? इन्होंने परेशानी से पूछा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो बस अपनी माँ की डेथ की वजह से शौक की हालत में है। इसने कंधे उचका दिए तो मिसेस स्मिथ ने नफी में सर हिला दिया। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं, मगर इतना लंबा अरसा कोई बच्चा नहीं लेता। मेरा बेटा जरा हसास है। इब्राहिम ने फीकी से मुस्कुराहट लिए बताया तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो तो ठीक है, मगर कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको स्पेशल चिल्ड्रन की स्कूल जाना होगा। आखिरकार मिसेस स्मिथ ने वो बात कह दी जिसको सुनने के लिए इब्राहिम गोरसी भी तैयार नहीं था। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसके तासुरात बदले थे। मेरा बेटा पागल नहीं है मिसेस स्मिथ। वो गुर्राया। मिसेस स्मिथ एक कदम पीछे हटी। देखिए मिस्टर गोरसी, आप समझने की कोशिश करें। आप मेरी बात समझ लें। अगर आइंदा ये बात मेरे बेटे के सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली खड़ी करके इसको वार्न कर रहा था। मिस्टर गोरसी, आपकी
آپ اس طرح ہمیں دھمکا نہیں سکتے۔ وہ اس شخص کے رویے پر حیران تھی جو کہیں سے بھی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ میں دھمکا سکتا ہوں، سمجھ آئی؟ وہ مدھم آواز میں بولا تو مسز اسمتھ کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دوبارہ انگلی کھڑی کی۔ مسز اسمتھ دم ساتھ گئی۔ تمہارے شوہر کی جعلی ڈگری کی کاپی میری ڈیسک پر پڑی ہے مسز اسمتھ، اس لیے مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، کہتا وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ مسز اسمتھ کو پسینے میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے یاقوت نے اس کو دور سے آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر افسوس سا در آیا۔ ابراہیم نے آ کر گاڑی سٹارٹ کی تو پیچھے بیٹھے یاقوت نے تعصب سے اپنے باپ کی پشت دیکھی۔ گاڑی ڈے کیئر کی جانب چل پڑی۔ بابا آخر کب تک ایسے چلے گا؟ بلاخر یاقوت نے ایک نگاہ ساتھ خاموش بیٹھے مرجان پر ڈالی اور سوال اپنے باپ سے کیا تھا۔ کیا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ مسز اسمتھ آج پھر بھائی کے بارے میں۔ یاقوت ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس نے یاقوت کو وہ ساری باتیں دہرانے سے روک دیا۔ مرجان گاڑی کے شیشے پر انگلیاں پھیرتا ہوا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ یاقوت نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر میں گاڑی ڈے کیئر کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں مسز ایرک پہلے ہی دینا کو لیے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے اچنبے سے دیکھا اور فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ واٹ ہیپن؟ وہ پریشان سا آگے بڑھا اور دینا جو کہ رو رہی تھی اس کو اٹھا لیا۔ آج گر گئی ہے۔ مسز ایرک نے افسوس سے روتی ہوئی دینا کی جانب دیکھا۔ آہ میری پرنسس، چوٹ تو نہیں لگی نا؟ اس نے دینا کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تو دینا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رو دی۔ مسز ایرک مسکرا دی۔ یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، جب سے گری ہے بس بابا کو ہی بلا رہی ہے۔ مسز ایرک نے دینا کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ بابا آ گئے ہیں نا، پھر دینا کیوں رو رہی ہے؟ اس کو پچکارتا رہا مسٹر گورسی۔ مسز ایرک نے اس کو متوجہ کیا۔ ابراہیم نے ٹفن باکس پکڑتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ یہ بہت چھوٹی ہے، اس کو کیئر کی ضرورت ہے، انہوں نے احتیاط سے کہا تو ابراہیم نے آئی برو سکیڑے۔ اور میں یہاں اسی لیے پے کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ان کو باور کروایا کہ وہ اسی کیئر کے لیے ان کو فیس دیتا ہے اور ہم وہ کیئر دے رہے ہیں مسٹر گورسی، مگر اس کو اپنوں کی ضرورت ہے۔ آپ سارا دن مصروف ہوتے ہیں، اس کو ماں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اٹک اٹک کر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کتنا بھی مصروف رہوں میں اپنے بچوں کے لیے کافی ہوں، اس لیے آپ لوگ بس اتنا کریں جتنا کرنے کے لیے آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ وہ خجلت سے کہتا پلٹا۔ ہر چیز پیسے سے خریدی نہیں جاتی مسٹر گورسی۔ مسز ایرک نے اس کے پیچھے کہا تو وہ ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے دینا کا گال چوما اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ایک مشکل دن آخر کار اپنے اختتام کو پہنچا اور چاروں اس پینٹاگون شکل والے گھر میں داخل ہوئے تو زہرا کچن میں تھی۔ اس نے دروازہ کھلتے ہی گلاس میں پانی ڈالا اور لے کر سامنے آئی۔ ابراہیم نے دینا کو صوفے پر بٹھایا اور اپنے جوتے اتارنے لگا، جبکہ یاقوت اور مرجان اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ سر پانی، اس نے پوچھنے پر وہ متوجہ ہوا اور پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ کھانا لگاؤ۔ وہ دینا کو اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ زہرا ٹرے لیے واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ منصور نے اس رات ابراہیم اور بچوں کو نیو یارک بھجوا دیا تھا۔ زہرا بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا گورسی فیملی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور بچوں کے لیے کسی کی ضرورت تھی، اس لیے منصور نے زہرا کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا تھا۔ مینال بیگم ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی تھی کہ سفیان گورسی اجلت میں اس جانب آتے دکھائی تھی۔ وہ مسلسل کسی کو فون ملا رہے تھے۔ آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھے تو زلیخا ان کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ مینال بیگم نے ان کا مسترب سے چہرہ دیکھا۔ ہاں خیریت ہے۔ یہ تمہارا بیٹا کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ کیا آپ ہر وقت میرا بیٹا کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ مینال بیگم کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ایک نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا اور دوبارہ موبائل پر متوجہ ہو گئے۔ جس دن اس نے میری دی ہوئی تعلیمات بھلا دی، اس دن وہ میرا بیٹا نہیں رہا۔ انہوں نے سخت تاثرات لیے کہا تو مینال بیگم کے کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ میرا بیٹا نافرمان نہیں ہے۔ کیا واقعی؟
इन्होंने इनकी आंखों में देखा तो मीनाल बेगम सर झुका गई। फिलहाल मुझे इसकी यहाँ जरूरत थी, और वो मोमिन मौसूफ फोन तक नहीं उठा रहे। अब बताओ क्या कहूँ इसको मैं। इन्होंने आखिरकार फोन टेबल पर ही पटक दिया। वो सो रहा होगा। मीनाल बेगम ने चाय कप में उंडेली। इस वक्त इन्होंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। हाँ, तो अमरीका में इस वक्त रात है। इन्होंने नॉर्मल से अंदाज में बताया तो सफियान दुर्सी ने अचंभे से देखा। 1 मिनट, वो अमरीका कब क्या? इनको यकीन नहीं आ रहा था कि इनको किस हद तक बेखबर रखा गया है। 1 महीना पहले? मिनाल बेगम ने सुकून से जवाब दिया तो सुफियान साहब को तैश आ गया। क्या मतलब है 1 महीना? क्या मुझे कुछ भी बताना लाजमी नहीं समझते तुम लोग? वो टेबल पर हाथ मारते उठ खड़े हुए तो मिनाल बेगम ठिठक कर पीछे हटी। सुफियान, वो काम के सिलसिले में क्या है? इनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना क्यों चिढ़ गए हैं। हर काम अपनी मर्जी से करना होता है मौसूफ को। तो ठीक है, मेरा भी कोई रिश्ता नहीं से, कहकर वो अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकल गए। मिनाल पीछे मिनाल बेगम पीछे तकान जदा सी कुर्सी से टेक लगा गई। किरदारी मेंशन में नाश्ते की टेबल सज चुकी थी। वो तैयार सा सीढ़ियां उतरा। वो स्याह थ्री पीस सूट पहने, एक हाथ में घड़ी पहनते हुए वो नीचे उतरा तो सामने मुलाजमा हाथ बांधे मौतब से खड़ी थी। वो डाइनिंग एरिया में पहुंचा और अपनी सरबराही कुर्सी विराजमान हुआ। इसने सबसे पहले अखबार खोलकर सामने किया। मुलाजमा अब नाश्ता सर्व कर रहे थे। एक खातून मुलाजमा जो सामने मुलाजमीन की हेड पे थी और इसकी चीजें सामने रख रही थी, जबकि वो लड़के जिन्होंने शेफ के तर्ज के लिबास पहन रखे थे वो किचन से चीजें ला लाकर मेज पर टिका रहे थे। इसने सबसे पहले कॉफी का कप उठाया और खोल करा। कप अभी हाथ में था कि लाउंज का दरवाजा खुला वो और एक लड़की तेज तेज कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। इसने एक फाइल फोल्डर्स अपने सीने से लगा रखा था, सर पर छोटा सा हिजाब, स्याह ड्रेस शर्ट और सफेद लॉन्ग स्कर्ट पहने वो व्हील में टप टप करती आ रही थी। गुड मॉर्निंग सर, वो मौतब से खड़ी हुई। मुलाजमा ने चौंक कर पहले इस लड़की की जानिब और फिर हसन की जानिब देखा। गुड मॉर्निंग मिस एना। इसने कॉफी का कप मेज पर रखा और अपनी घड़ी देखी। आप 2 मिनट लेट हैं, इसने पुरसुकून से अंदाज में कहते अखबार फोल्ड किया। यस सर, मुझे गेट पर रोक लिया गया था, इसने नजरें उठाए बिना ही मजबूत लहजे में जवाब दिया। यकीनन मेरी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर तेज है, वो चोरों को यूं ही अंदर दाखिल नहीं होने देते। वो अब एक स्लाइस उठा रहा था। ऐना का चेहरा जब्त के मारे लाल हुआ। मैं चोर नहीं हूँ सर, इसने सर उठाकर जवाब दिया। वो पुरसुकून अंदाज में नाश्ता कर रहा था। लॉन के 2 चक्कर लगा कर आए, कहते इसने स्लाइस वापस प्लेट में रखा। ऐना की आंखें पूरी खुल गई। क्या सर? इसको लगा इसको समझने में गलती हुई है। दूसरी बार मैं बात दोहराता नहीं हूँ, अगर दोहरानी पड़े तो सजा दुगना हो जाती है। वो अब स्लाइस पर बखन लगा रहा था। ओके सर। ऐना सर हिलाते फौरन बाहर निकली। सूरज सर पर चढ़ आया। ऐना हील में पूरे लॉन में चक्कर काट रही थी। लॉन इतना वसी था कि एक चक्कर बमुश्किल आधे घंटे में मुकम्मल हुआ था। ऊपर से हील अलग से खजलत। वो सर दूसरा चक्कर काटने के लिए वो मेन डोर तक पहुंची तो अंदर से निकला। चलो, वो इसको हुक्म देता आगे बढ़ गया, जबकि ऐना पीछे पांव पटकती रह गई। अब सारा दिन इसके ऑफिस में दुर्गत बनती बाकी थी। दोपहर हो रही थी। वो अपने कॉलेज गेट पर खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि एक गाड़ी आकर वहां रुके। इसमें से एक करीब 25 साल नौजवान निकल कर आया। सिफा ने देखा वो इसी की जानिब चला रहा था। सिफा ने इसके अकब में देखा तो वो पी कैप वाला लड़का भी खड़ा था। ये कौन था? वो चलता हुआ ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ। हाय, माई सेल्फ अरमान यानी। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया मगर सिफा एक कदम पीछे हट गई। एक्सक्यूज मी। इसने अचंभे से देखा और एक अजनबी शख्स इससे दोस्तों की तरह मिल रहा था। वाजिद कियानी, मेरे बाबा, आपकी बिजनेस पार्टनर। इसने टूटे फूटे अंदाज में अपना तारुफ करवाया तो सिफा ने सांस बहाल हुई। अस्सलाम वालेकुम। सिफा ने तुफकन सलाम कह दिया। वालेकुम अस्सलाम। वो शर्मिंदा सा हुआ। आप यहाँ होती हैं? इसने शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की। नहीं, मैं यहाँ बस पढ़ती हूँ।
होती तो मैं अपने घर हूँ। सफ़ा ने पटाख से इसके मुँह पर मारी तो वो हिल कर रह गया। वो इससे इस तरह जवाबात की उम्मीद नहीं कर रहा था। और मुझे नहीं लगता यहाँ आप कोई डील डिस्कस करने आए हैं। सफ़ा ने कॉलेज बिल्डिंग की जानिब देखते हुए बावर करवाया। नहीं नहीं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। दरअसल बाबा ने कहा था कि आपको कॉलेज से पिक कर लो। आप हमारे साथ जा रही हैं? इसने झिझकते हुए सफ़ा के इल्म में इजाफा किया। मैं कहाँ जा रही हूँ आपके साथ? सिफा ने आंखें छोटी करके इसको देखा। इस वक्त भी वो एक स्याह अबाया पहने हुए भूरे रंग का हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे हुए खड़ी थी। सूरज की शुआएं वक्तन वक्तन इसकी आंखों में पड़ती जिनसे इनकी आंखें चमक चमक जाती। वह हम लोग आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि आपको कॉलेज से ही पिक कर लो, वरना ऑफिस जाकर वहां से पलटने में वक्त लगेगा। मेरी गाड़ी आती होगी। इसने मोबाइल निकालकर फौरन ज़रिया को कॉल की, जो दूसरी बेल पर ही उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम ज़रिया भाई, आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है? इसने छूटते ही पूछा। हाँ, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। गाड़ी आती है तुम वहीं पहुँच जाओ। ज़रियाब इस वक्त ऑफिस से कुछ फाइल्स लिए निकल रहा था, मगर यहाँ सिफा ने एक नज़र सामने खड़े अरमान को देखा। मैं वहीं पहुँच कर मिलता हूँ तुमसे। ज़रियात जल्दी में लग रहा था, इसलिए फ़ोन काट दिया। अब सिफा होंठ काट कर रह गई थी। गाड़ी आती होगी। इसने कुछ देर बाद सामने खड़े अरमान को देखकर कहा। पिकअप वाले लड़के ने बोनट से टेक हटाई और इसकी जानिब का रुख किया। वो अब इस जानिब कदम बढ़ाने लगा था क्योंकि गेट पर काफ़ी देर से एक आदमी सिफा के पास खड़ा था। फाइन, इसने कंधे उचका दिए। आप फिर आ जाएं, मैं चलता हूँ। वो मजीद वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। इसी दौरान सिफा के मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक हुई। मैडम, गाड़ी का थोड़ा मसला बन गया है, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। वो मैसेज ड्राइवर का था। या अल्लाह, अब ये नई मुसीबत। सिफा ने परेशानी से फ़ोन बैग में पटका तो अरमान, जो कि मुड़ने वाला था, अचानक पलटा। खैरियत? इसने इधर उधर देखते हुए पूछा। सिपा ने एक नज़र इस मशकूक से पीकेएफ वाले आदमी को देखा और एक नज़र सामने खड़े अरमान को। जी चले, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। सिफा ने दांत किचकिचाए। आफ्टर यू, इसने प्रिंस की तरह खुशामदीद किया तो सिफा जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। पीकेएफ वाला लड़का दोबारा पलट गया। करीबन एक घंटे बाद वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे। गाड़ी रुकी तो सफ़ा अपना गांव संभालते हुए निकली। अरमान इसके साथ ही था। जगह जगह सीमेंट, बजरी और रेत के ढेर मौजूद थे। वर्कर्स काम कर रहे थे। आ जाए, कुछ फासले से आवाज़ आई तो सिफा ने सर उठाकर देखा। वहाँ एक गाड़ी से वाजिद कियानी साहब निकल रहे थे। आ जाए, अरमान ने नरमी से कहा तो वो इसके साथ हो ली। वो लोग चलते हुए एक ऑफिस में पहुंचे जो वहां पर इन लोगों के लिए ही तामीर किया गया था। सरबराही कुर्सी पर फर्श्ताम कयानी बैठ गए, जबकि सामने मेहमान की कुर्सियों पर सिफा और अरमान मौजूद थे। ज़रियाब भाई नहीं आए अभी तक? सिफा ने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी। वो आता ही होगा, वाजिद कियानी ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया तो सिफा ने इस बात में सर हिला दिया। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग इसको वहाँ क्यों लाए थे, मगर वो सवाल करके बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि अगर वो आप काम संभाल रही थी तो ऐसे विजिट्स होना मामूली सी बात थी। अस्सलाम वालेकुम, ज़रियाब की आवाज़ पहुंची तो सिफा की अटकी सांस बहाल हुई। सॉरी, मुझे देर हो गई। ज़रियाब कुर्सी खींचकर सिफा के साथ ही बैठ गया तो सिफा ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। ज़रियाब ने आंखों ही आंखों में इसको तसल्ली दी और फाइल खोलकर सामने रखी। हर चीज़ डिस्कस ज़रियाब ने ही करना थी। सिफा के बस वहाँ मौजूदगी लाज़मी थी, इसलिए अब वो पुरसकून थी। कुछ देर मीटिंग चलती रही। ज़रियाब इन लोगों को कंस्ट्रक्शन की ब्रीफिंग देता रहा। सिफा बैठे बैठे बोर होने लगी तो कियानी साहब ने आंखों ही आंखों में अरमान शाह को इशारा किया। मिस कुरैशी, आए हम बाहर चलते हैं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ तो सिफा ने चौंक कर पहले इसकी जानिब देखा, फिर मुड़कर ज़रियाब की जानिब देखा। ज़रियाब ने तसल्ली से इस बात में सर हिलाया तो वो झिझकते हुए उठ खड़ी हुई। वो लोग चलते हुए बाहर आए, रेत के ढेर के पास खड़े हो गए। कुछ पल खामोशी की नजर हो गई। मैं यूएस में होता हूँ। अरमान ने खामोशी तोड़ी तो सिफा ने सामने देखते हुए ही इस बात में सर हिलाया। आपसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं।
अभी आप पढ़ ही रहे हैं मगर साथ साथ अपने बाबा का कारोबार भी देख रहे हैं, तो आप तारीफ इसकी तवज्जो हासिल कर रहा था। मजबूरी है। सिबा के तासुरात नहीं बदले थे। वैसे आप लोग क्या मामला हुआ था जो आपका भाई कत्ल हो गया और बाबा इस हालत में? इसने झिझकते हुए पूछा और एक नजर सफा के चेहरे के बिगड़ते तासुरात देखे। जो भी था, हमारा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता आपका मुझसे ऐसा कोई कोई भी बेतकल्लुफ रिश्ता है कि मैं आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री सुनाऊं। सिफा ने करखत लहजे में कहकर अरमान को वहीं रोक दिया। मुझे वो में हाथ डाले शस्त्र सा खड़ा था। मुझे लगता है मुझे बात क्लियर करनी होगी, वरना आप मुझे गलत समझेंगी। वो चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी। सिफा ने सीने पर बांसु लपेटे। दरअसल बाबा चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। सिफा ने एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। जी जी, मगर प्लीज आप गलत मत समझे। वो फौरन डिफेंस में आया। और आप क्या चाहते हैं? सिपा ने अब की बार तहम्मुल से पूछा। मैं नहीं चाहता। मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। इसने पुरसकून अंदाज में अपना दामन झाड़ दिया तो सिफा की हैरत की इंतहा न रही। तो आप अपने बाबा को इनकार कर दें, सिंपल। सिफा ने कंधे उचका दिए। नहीं कर सकता। इसने बेचारगी लिए सिफा का पुरएतमाद सा चेहरा देखा। मगर क्यों? इसने हैरत से देखा। शादी के लिए मजबूर तो बस लड़कियों को किया जाता है, क्या मर्द भी मजबूर हो जाते हैं? सिफा ने हैरत ज़दा होकर पूछा तो वो हंस दिया। आपने लगता है दुनिया देखी ही नहीं। मर्द भी इतना ही कमजोर और मजबूर है जितनी एक औरत। इसने सफ़ा की आंखों में देखा, मगर मैंने मर्द को हर रूप में ताकतवर देखा है। सफ़ा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया तो अरमान गहरा मुस्कुराया। तो फिर इन मर्दों की कमजोरियां खुद होंगी। इसने सफ़ा की सुरमई आंखों में देखते हुए जवाब दिया तो सफ़ा ने आंखें सुकेड़ ली। वो यकीनन इसकी बात न समझी थी। मर्द अपनी कमजोरी के लिए ताकतवर बन जाता है। अगर आपने मर्द को ताकतवर देखा है तो आप मर्द की कमजोरी है। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहते सफ़ा के तासुरात जांचे थे। सफ़ा की आंखों में पहले इब्राहिम का अक्स उतरा और फिर हसन का। वो दोनों मर्द ताकतवर थे, मगर वो दोनों की कमजोरी साबित हुई थी। आपकी आंखों में मौजूद अक्स जाहिर करता है कि आप भी किसी मर्द की कमजोरी हैं। इसने गौर से देखते हुए कहा तो सिफा ने फौरन पलके झपकी। बातें अच्छी करते हैं आप। सिफा को वो बेजरर लगा था। खैर, मैं बाबा को इनकार नहीं कर सकता। क्या आप कर सकती हैं? इसने मसलहत पूछा। मैं पहले ही इनको इनकार कर चुकी हूँ, आप बेफिक्र रहें। सिफा ने इनको तसल्ली दी। अरमान मलिक। मगर अरमान की बेचैनी दूर ना हो सके। आप समझ नहीं रहे। वो एक कदम आगे बढ़ा के एक हीवला सा इन दोनों के बीच आ गया। वो आकर अरमान अरमान से टकराया। अरमान बुरी तरह जमीन बोस हुआ। अरे, आप ठीक हैं? सिफा फौरन झुकी। अरमान का हाथ छिल गया था। बजरी के टुकड़े इसके घुटनों में चुभ गए। सॉरी। वो पी कैप वाला सर झुकाए वहां से निकल गया, जबकि अरमान हक्का बक्का सा कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।